डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान उड़ान कार्य पुस्तिका, जिसके अंदर 16 अध्याय हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो बार बार आप इसी वीडियो को ओपन करेंगे और बारी बारी से सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो पाठ 1 है भोजन यह कहाँ से आता है। कार्यपत्रक 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल आपने भोजन में क्या खाया, इसके बारे में साथियों के साथ चर्चा करें व लिखें। सुबह के नाश्ते में क्या खाया, जैसे चाय, ब्रेड, परांठे, दूध। दोपहर के भोजन में क्या खाया, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, राजमा, दही, लस्सी, सलाद। और रात के भोजन में क्या खाया, रोटी, सब्जी, दूध, चावल, पनीर, दलिया, खिचड़ी, सलाद, सेक इत्यादि। कार्यपत्रक 2 में क्या है, विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले भोजन व्यंजनों के बारे में सारणी में लिखो। दिवाली पर क्या बनती है आपके घर में, मिठाइयाँ, हलवा, पूरी, छोले बनते होंगे। ईद पर सेवइयाँ, मिठाइयाँ। गुरु पर्व पर कड़ाई कड़ाई प्रसाद। होली पर मिठाई, हलवा, पूरी। क्रिसमस पर केक, कुकीज़, बिस्कुट इत्यादि बनते होंगे। आगे है कार्यपत्रक 3, विभिन्न अवसरों पर आपके घर में बनने वाले व्यंजन किस चीज़ के बने होते हैं, इसका पता लगाकर सही मिलान करो। कौन सा भोजन किससे बना है। तो सबसे पहले हलवा दिया गया है, तो हलवे का मैंने यहाँ पर मिलान किया हुआ देखो। सूजी, चीनी, पानी, घी चाहिए। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू, पानी, मसाले, घी चाहिए। और आमलेट बनाने के लिए अंडा, प्याज, तेल, मसाले चाहिए। इडली बनाने के लिए उड़द की दाल, चावल, नमक चाहिए। इसके बाद में दाल बनाने के लिए यहाँ पर पानी, दाल, मसाले, घी चाहिए। और सेवइयाँ बनाने के लिए पानी, चीनी, आटे की सेवइयाँ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको सही तरीके से मिलान किया हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4 है चीनी, चावल, अंडा, प्याज, दाल, दूध, मांस, घी, दही, पनीर, दही, मटर दिया हुआ है। ऊपर कार्डों पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में अलग अलग लिखिए। पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ चीनी, चावल, प्याज, दाल, मटर। जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ अंडा, दूध, मांस, घी, दही। कार्यपत्रक 5, अपने साथियों के साथ चर्चा करें कि हम पौधों के कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। नीचे तालिका में लिखो। कह है किस पौधे की जड़ भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो गाजर, मूली, चुकंदर, इनकी जड़ हम खाते हैं। किस पौधे का तना भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आलू, प्याज, लहसुन का हम खाते हैं। किस पौधे की पत्ती भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो प्यारे बच्चों पालक, सरसों, चना। किस पौधे का फूल भोजन के रूप में खाया प्रयोग किया जाता है, तो फूल गोभी, चमेली व कद्दू का फूल। किस पौधे का फल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आम, केला, अमरूद। जो भी फल आपको पता है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, फल। तो जड़ है मूली, गाजर, चुकंदर। तना है आलू, प्याज, लहसुन। पत्तियाँ है पालक, सरसों, चना। फूल है गोभी, चमेली, कद्दू। और फल है अमरूद, आम, केला। कार्यपत्रक 6 में अपने घर के आसपास तथा खेत में उगे हुए पौधे, किसी भी पौधे का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इस चित्र में दिए गए पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो सबसे नीचे जड़ है, उसके बाद में पत्ती है, तना है, फूल है, फल है। तो ये आपको नामांकित करना है इसके अंदर। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, तो आप भी कर लेना। इसके बाद में कार्यपत्रक 7, नीचे दिए गए जंतुओं के चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। अपने साथियों से चर्चा करते हुए पता लगाओ वे क्या खाते हैं तथा उन्हें यह भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले भैंस का चित्र दिया हो। भैंस चारा और भूसा खाती है, पौधे से प्राप्त होता है। शेर है, दूसरे जीव जंतुओं का मांस खाता है, तो जंतुओं से प्राप्त जंतु। कुत्ता रोटी मांस, तो पौधे से तो रोटी प्राप्त होती है और मांस जंतु से। हाथी पत्तियां, केले, गन्ना तो पौधे हैं। कार्यपत्रक 8, यहाँ पर जंगल की शेर का एक वीडियो का लिंक दिया गया है। इसको देखने के लिए आप यह पता लगाएं कौन से शाकाहारी, कौन से मांसाहारी, कौन से सर्वाहारी है। नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो वीडियो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो अपने
मोबाइल के अंदर इस वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो शाकाहारी आपको पता है, जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, तो पहले मैंने यहाँ पर बकरी और हिरण लिखा हो। मांसाहारी जो केवल दूसरे जीव जंतुओं का शिकार करके खाते हैं, तो चीता और शेर। सर्वाहारी कौवा और मनुष्य, जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को भी खाते हैं और जंतुओं से प्राप्त भोजन को भी खाते हैं। आगे है पाठ 2, भोजन के घटक। सोचो और लिखो, यदि हम 1-2 दिन भोजन न करें तो कैसा महसूस होगा। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा न मिलने से थकान महसूस होगी। किसी सादे समारोह में जाने पर आप क्या क्या व्यंजन पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौष्टिक व्यंजन पसंद करते हैं, जो पौष्टिक हो, ऐसा नहीं स्वादिष्ट व्यंजन आप खाओ। तो कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अथवा घटकों के आधार पर वर्गीकृत करके तालिका में लिखें। गेहूं, मछली, अंडा, चावल, मूंग, लौंग, तेल, जीरा, मक्का, चना, मूंगफली, सरसों, पालक, आलू, टमाटर, बाजरा, मूंगफली, उड़द, गोभी, मटर, हल्दी। इसमें से आप अपनी ओर से भी कुछ पदार्थ जोड़ सकते हैं। तो अनाज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, बाजरा। दालें चना, मूंग, उड़द। सब्जियां पालक, आलू, टमाटर, गोभी, मटर। तेल अथवा घी वाले पदार्थ मछली, अंडा, तेल, मूंगफली, सरसों। मसाले हैं लौंग, जीरा, हल्दी। तो ऊपर वाले जो दिए गए थे उसमें से मैंने यहाँ पर छांट कर लिख दिया है। कार्यपत्रक 2 में क्या है, अपने साथियों से भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा करें तथा नीचे लिखे गए भोजन के घटकों में से छांट कर खाली स्थान की जगह भरें। तो भोजन के कुछ घटक हमारे शरीर को ऊर्जा तथा ताकत प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। उपरोक्त में से भोजन का एक घटक शरीर में वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, उसे प्रोटीन कहते हैं। भोजन का यह घटक बीमारियों से रक्षा करने व कुछ विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार है, इसे विटामिन कहते हैं। आगे है कार्यपत्रक 3, भोजन में विभिन्न घटकों की उपस्थिति का पता लगाने के कुछ प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों का ध्यान से अवलोकन करें तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करें तथा अपने अध्यापक के साथ चर्चा कर निष्कर्ष निकालें। प्रयोग 1, एक परखली में थोड़ा सा आटे का घोल या चावल का घोल या आलू का रस लेकर उसमें 3-4 बूंद आयोडीन के घोल की डालें तथा खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को ध्यान से देखें। तो अवलोकन करेंगे तो काला नीला हो जाएगा। निष्कर्ष, आटे, चावल, आलू में कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है इससे। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं हम, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो काला नीला हो जाता है। दूसरा है, एक परखनी लेकर उसमें अंकुरित मूंग का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर डालें, थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें तथा इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर कुछ देर रख दें। 2 परखली के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। तो यहाँ पर बैंगनी रंग होगा क्योंकि मूंग के अंदर प्रोटीन होती है, मूंग में प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा की। रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी। आगे है, 2-3 मूंगफली के दाने या अखरोट की गिरी को सफेद कागज में लपेटकर हल्के से कूट लें, कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कर ध्यान से देखें तथा इसे प्रकाश के सामने लाकर अवलोकन करें तो कागज चिकना हो जाता है, उस पर धब्बा बन जाता है। तो मूंगफली में क्या होती है, वसा होती है। तो वसा का परीक्षण हम इस प्रकार कर सकते हैं। आगे है कार्यपत्रक 4, निम्नलिखित चित्रों को देखकर पदार्थों में उपस्थित प्रमुख घटकों के बारे में अपने साथियों से चर्चा करके उन घटकों के नाम इनके नीचे दिए गए खाली स्थान में भरें। तो पहला जो चित्र है उसमें दूध, दही, मक्खन, घी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें वसा व कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती हैं। दूसरा है, इसमें चना, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, तुअर दाल दी हुई है, तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके बाद में तीसरा जो है, इसमें सिर्फ तेल दिए हुए हैं सारे, तो ये वसा के स्रोत हैं। चौथा जो है, इसमें फल और सब्जी दी हुई है, तो ये विटामिन के स्रोत हैं। निम्नलिखित चार्ट को पूरा करें। संतुलित भोजन कौन सा होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण भी हो और प्रोटीन भी हो। तो यानी जितनी आवश्यकता होती है हमारे भोजन में वो सभी मौजूद हों, तो उसे संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। कार्यपत्रक 5, विभिन्न विटामिन एवं पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का सही मिलान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन बी से बेरी होता है तो दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं। और विटामिन सी से सकरवी रोग होता है, मसोड़ों में खून निकलना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी जो होता है प्यारे बच्चों, उससे रिकेटस होता है, हड्डियाँ का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। और कैल्शियम जो होता है उससे कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं। इसके बाद में आयोडीन की कमी से हमारा गला फूल जाता है, घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूलना।
और इसके बाद में लोहा है लास्ट में, तो लोहा में क्या है, एर रक्तता खून की कमी। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से मिलान किया हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कार्यपत्रक 6 में क्या है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनमें पाए जाने वाले घटकों के नाम के साथ मिलान कीजिए। तो गाजर में विटामिन होता है, दाल में प्रोटीन होती है, घी में वसा होता है और अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैंने यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है। आगे चलते हैं पार्ट 3, तंतु से वस्त्र तक। कार्यपत्रक 1, तंतु से वस्त्र तक की कहानी आपकी जुबानी। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, उनके सामने दिए गए कोष्टक में वस्तुएं चिपकाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको कपास दी गई है, कपास का चित्र यहाँ पर चिपकाना है। तंतु दिया गया है तो तंतु का चित्र, धागा दिया हो तो धागे का चित्र, वस्त्र दिया हो तो वस्त्र आपको चिपकाना है। तो ये आपको क्या करना है, कपास घर में मिल जाएगी चिपका देना, तंतु मिल जाएगा चिपका देना, और धागा चिपका देना, और कोई कपड़े का कतरन चिपका देना यहाँ पर। ठीक है। आगे है कार्यपत्रक 2, अगर कपड़े लोहे के तारों से बने होते तो क्या होता, भारी गर्मी लगती, पहनने में आरामदायक नहीं होते। अगर कपड़े कागज़ के बनाए होते तो क्या होता, वर्षा से गल जाते, टिकाऊ नहीं होते, फट जाते। अगर कपड़े सामान्य मिट्टी के होते तो क्या होता, चलाऊ नहीं होते, गल जाते, असुविधाजनक होते। अगर कपड़े पौधे के हरे पत्तों से बनाए जाते तो क्या होता, सिलाई नहीं कर सकते, फट जाते, असुरक्षित होते। उपरोक्त के आधार पर आदर्श तंतु में क्या क्या गुण होने चाहिए, सही या गलत का निशान लगाएं। रेसे हल्के होने चाहिए, सही। रेसे नरम होने चाहिए, राइट। रेसे कठोर होने चाहिए, गलत, काटा लगाओ। रेसे शरीर की सुरक्षा देने वाले होने चाहिए, बिल्कुल सही। रेसे शरीर में चुभने वाले होने चाहिए, काटा लगाओ, गलत। रेसे भारी होने चाहिए, ये भी गलत है। रेसे सर्दी गर्मी में बचाव करने वाले होने चाहिए, तो ये भी सही है। कार्यपत्रक 3 है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार प्रक्रिया को पहचान कर उनका नाम लिखें। पहले बुनाई का चित्र है, उसके बाद में कताई है, उसके बाद में हथकरघों से बुनाई की जा रही है, और उसके बाद में जो चित्र है उसमें स्वेटर की बुनाई की जा रही है। तो चित्र को देख करके उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ 3 समाप्त, और पार्ट 4 जो है, वस्तुओं के समूह बनाना शुरू हो गया। अपने घर व कक्षा कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करें, अपने मित्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से विचार कर निम्न सारणी को पूरा करें। तो कुर्सी के सामने देखो जिससे बनी है, लकड़ी लिखा हुआ है, मेज लकड़ी से, नोटबुक कागज़ से बनी हुई है, खिलौने प्लास्टिक से, आगे और लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा चम्मच स्टील से, जूते चमड़े से, पेन प्लास्टिक से, मेज पोस कपड़े से बना होता है। तो कार्यपत्रक 2, निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षकों की सहायता से इकट्ठा करें। लकड़ी, नमक, चीनी, बालू, मिट्टी, चौक, लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील, सरसों का तेल, नींबू का रस, प्लास्टिक, कंकड़, सूखी पत्तियां, काई या स्पंज। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता और कठोर पदार्थ कहलाते हैं, तो उनके नीचे लिखो लकड़ी, लोहे की कील, कंकड़। 2 ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं। तो लकड़ी, लोहे की कील यहाँ पर कठोर वस्तुएं हैं, उपरोक्त सूची में है वाली यहाँ लिखनी है। ऐसी 2 वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है तो अपनी तरफ से लिखनी है, ये पत्थर और चम्मच। इसके बाद में आगे क्या है, जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। तो 2 ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं, तो लकड़ी का बुरादा, काई या स्पंज उपरोक्त सूची में है। 2 ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, तो गुब्बारा और रुई मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिख दिए हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर लुप्त हो जाते हैं, वे पदार्थ जल में विलय कहलाते हैं। 2 ऐसे विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं, तो चीनी और नमक हैं ऊपर वाले में। 2 ऐसे विलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं, तो सिरका और फिटकरी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। 2 अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, तो सूची में है वाले लिख रहे हैं पहले, बालू, मिट्टी और चौक पाउडर अगर जल में घोलेंगे तो लुप्त नहीं होते। 2 अविलय वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है, तो सीमेंट और मोम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं। 2 जल में डूबने वाले पदार्थ जो उपरोक्त सूची में है, तो कंकड़ और लोहे की कील। 2 जल में डूबने वाले पदार्थ जो सूची में नहीं है, तो ईंट और कांच। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर तैरते हैं। तो 2 जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो सूची में है, तो सूखी पत्तियां और लकड़ी का बुरादा दिया वो ऊपर वाली में। 2 जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ जो वस्तुएं सूची में नहीं है, तो पेंसिल और पॉलीथीन। आगे है कार्यपत्रक 3, आप कांच का एक गिलास लो, अपने प्रिय मित्र से कहो कि वे ठीक आपके सामने बैठे। अब आप कांच के उस गिलास से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं? तो इसमें उत्तर क्या होगा? हाँ। अभी उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ। कैसा दिख रहा है? धुंधला दिखाई देता है। अब आप उस गिलास की जगह नोटबुक लो, उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? हाँ या नहीं? तो नहीं।
अब आप अखबार या कॉपी का पेज लो, उसे अपने तेल लगे कागज़ों पर बालों पर रगड़ो। अब उस तेल लगे कागज से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो साफ, धुंधला, बिल्कुल नहीं तो धुंधला दिखाई देता है। तो जिन वस्तुओं स्पष्ट दिखाई दे उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण वायु, जल, कांच मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई न दे पारभासी धुंधला कहलाता है। उदाहरण घिसा कांच, तेल लगा कागज, घिसा प्लास्टिक। दो ऐसी वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है। उदाहरण दो। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं है। उदाहरण दो पुस्तक, ईंट, लकड़ी का तख्ता। आगे चलते हैं पाठ 5 की तरफ, पदार्थों का पृथक्करण। तो कार्यपत्रक 1 जो है, थोड़ी सी चीनी अपनी हथेली पर लीजिए। क्या आप चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण ही दिखाई देते हैं? हाँ, चीनी में सारे कण चीनी के होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब अपने प्रिय मित्र से कहो कि वह अपनी कक्षा में आगे से एक मुट्ठी उठाए। आप उसको ध्यान से देखो, क्या मिट्टी में एक ही प्रकार के कण आदि दिखाई देते हैं, कई प्रकार के? तो कई प्रकार के दिखाई देते हैं मिट्टी के अंदर। आपने क्या सीखा? चीनी एक पदार्थ है। जिसमें एक ही प्रकार के कण हो वो एक पदार्थ होता है, और जिसमें बहुत सारे कण हों तो वो क्या होता है? मिश्रण। जबकि बालू, मिट्टी एक मिश्रण है। मिश्रण में उपस्थित पदार्थ उसके घटक होते हैं। क्या आप उन्हें मिश्रण के अवयव भी कह सकते हैं? बिल्कुल। तो क्रम संख्या 1, वायु क्या है? मिश्रण है। किस किस का? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपको पता भी होगा, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। नींबू पानी किसका मिश्रण है? नींबू के रस का और चीनी पानी का। चाय पानी, चीनी चाय पत्ती का। दाल, जल, कच्ची दाल, मसाले, पक्की सब्जी, सब्जियां, मसाले इसके घटक हैं। मैंगो शेक, दूध, आम, चीनी। तो इस तरीके से आप और भी इसमें जोड़ सकते हो 10 तक। कार्यपत्रक 2 जो है, एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो व एक चम्मच नमक डालकर घुमाओ। क्या आपको अब नमक व पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? हाँ या नहीं? तो नहीं, क्योंकि पानी के अंदर नमक घुल गया। एक और कांच का गिलास लो, उसमें पानी भरो। जब उस गिलास में थोड़ी सी मिट्टी या सरसों का थोड़ा तेल डालो। क्या आपको सरसों का तेल, मिट्टी व पानी अलग अलग दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ अलग दिखाई दे रहा है। न तो सरसों का तेल मिट्टी में घुलता है, पानी में घुलता है, और न मिट्टी पानी में घुलती है। आपने सीखा ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग अलग दिखाई दें उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। तो पानी में नमक या चीनी घोल लें तो कैसा मिश्रण है? समांगी। क्या वो अलग से दिखाई देते हैं आपको? उसके में नमक या चीनी के कण नहीं। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक अलग दिखाई देते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में मिट्टी डाल दें तो आपको साफ नजर आएगा, पूरी तरह से घुलती नहीं है, मिट्टी के कण आपको अलग तरीके से दिखाई देंगे। अपने आसपास के पदार्थों को देखकर यह सारणी पूरी करें। कार्यपत्रक 3, एक कप पानी लें, उसमें एक चम्मच नमक डालें। अब उस नमक को चम्मच की सहायता से घुमाएं। आपने देखा नमक पानी पूरी तरह से घुल जाता है, तो वो समांगी मिश्रण है। अब आप अपने मित्र से कहें कि वह भी एक चम्मच उस पानी में मिलाए। आप देखेंगे नमक पानी में फिर से गायब हो जाता है। अपने एक अन्य मित्र से बुलाए, उसे भी कहें 3 चम्मच नमक की उस पानी में डाल दें। अब की बार आपने देखा नमक पानी में नहीं घुलता, बल्कि गिलास की तली में जमा हो गया। तो प्यारे बच्चों, एक गिलास में हम मान लो 3 चम्मच घुलने के बाद चौथी चम्मच जब डालेंगे वो तो घुलता नहीं है। तो उसकी क्या होती है? पावर होती है, क्षमता होती है। उस सीमा तक ही वो घोल सकता है, उसके बाद उसमें घुलना बंद हो जाता है। तो आपने क्या सीखा? यदि किसी मिश्रण के घटक पूरी तरह मिश्रण में घुल जाते हैं तो वह मिश्रण असंतृप्त मिश्रण कहलाता है। मतलब उसमें अभी तक हम और घोल सकते हैं, वो असंतृप्त होता है। और जिसमें घुलना बंद हो जाए वो संतृप्त हो जाता है। जैसे नमक में और नमक चीनी के पानी के अंदर और नमक घुलना बंद हो गया, अब वो कैसा मिश्रण हो गया? संतृप्त। यदि किसी मिश्रण के घटक एक विशेष मात्रा के बाद मिश्रण में नहीं घुलते तो वह मिश्रण संतृप्त मिश्रण कहलाता है। आगे चलते हैं अध्याय 6 की तरफ, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कार्यपत्रक 1, क्या आपने पेड़ से जमीन पर गिरते हुए किसी पत्ते या फल को देखा है? हाँ या नहीं? तो बिल्कुल देखा है। क्या लिखोगे? हाँ। क्या कोई भी फल या पत्ता जो पेड़ से एक बार गिर जाता है वापिस अपने आप पेड़ से दोबारा चिपक जाता है? हाँ या नहीं? तो नहीं। बच्चों, आपने घर पर देखा होगा कि आपकी माताजी कैसे दूध से दही बनाती है, परंतु क्या दही से वापस दूध प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं। आपने देखा होगा कैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, परंतु क्या हम आटे से वापस गेहूं प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं। अब आप एक रबड़ लें, उसे थोड़ा खींचें, खींचने के बाद उसे वापस छोड़ दें। क्या रबड़ पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में वह खींचने से पहले था? हाँ या नहीं? ऐसा 3-4 बार दोहराएं तो बिल्कुल हाँ, वैसा ही हो जाता है छोड़ने पर। आप एक बर्फ़ का टुकड़ा लें, उसे एक कटोरी में रखें,
वह पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाता है, परंतु यदि हम उसे फिर से फ्रीज में रखते हैं तो वह पानी में बदल जाता है। क्या आपने ऐसा देखा, हाँ या नहीं? तो बिल्कुल हाँ। कार्यपत्रक 2, सारणी में नीचे दिए गए क्रियाकलापों में परिवर्तन लिखो। तो एक तो होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं प्यारे बच्चों जो वापस उसी रूप में आ सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय। अगर वापस फ्रिज में रख देंगे तो वापस आइसक्रीम जमी हुई बन जाएगी। आटे से खाना बनाना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। खाना बन गया, क्या वापस आटा बनाया जा सकता है? नहीं। किसी भी फल का पकना, पकने के बाद फल को वापस कच्चे फल में नहीं बदला जा सकता, तो ये भी अनुत्क्रमणीय है। दूध से दही में बदलना, तो ये भी क्या है? अनुत्क्रमणीय है। यहाँ पर मोमबत्ती का जलना भी अनुत्क्रमणीय है। कली से फूल बनना भी अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि वापस फूल से कली नहीं बनाई जा सकती। ऊन से बना स्वेटर, तो ये उत्क्रमणीय है, क्योंकि यहाँ पर स्वेटर को उधेड़ दे वापस ऊन बन जाती है। कागज़ को मोड़कर खिलौना बनाना, तो यहाँ कागज़ को सीधा कर दे वापस कागज़ बन जाता है, तो ये भी उत्क्रमणीय है। नाखूनों का बढ़ना उत्क्रमणीय है। गुब्बारे का फूलना उत्क्रमणीय है। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 3, 5 ऐसे परिवर्तन बताओ जो पलटे ना जा सके, मतलब अनुत्क्रमणीय हो। दूध गर्म कर, पलटे जा सके वाले बताने हैं, पहले उत्क्रमणीय हो। दूध गर्म करना, तो गर्म से वापस ठंडा कर दो। कागज़ की नाव बनाना, तो वापस कागज़ को सीधा करके कागज़ बना लो। गुब्बारा फुलाना, गुब्बारे में से हवा निकाल दो, वापस बन जाएगा। बर्फ़ जमाना, स्प्रिंग खींचना, ये उत्क्रमणीय है। ऐसे परिवर्तन जो पलटे ना जा सके, खाना पकाना, जंग लगना, लकड़ी जलाना, गुब्बारे का फटना, पेंसिल छीलना आदि। आगे चलते हैं। पाठ 7, पौधों को जानिए। सब बच्चे विद्यालय के प्रांगण का भ्रमण करें, वे सभी पौधों को ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा होगा कि कुछ पौधों का तना मजबूत लकड़ी का होता है और कुछ का कमजोर व पतला होता है। कुछ पौधे झाड़ीदार होते हैं, कुछ लताएं होती हैं। अपनी धरा देखे हुए पौधों को निम्न रूप में सारणीबद्ध करें। क्रम संख्या, पौधे का प्रकार, वृक्ष लिखें, आम, पीपल, नीम। झाड़ी लिखें, गुलाब, बेर, अनार। लता लिखें तो मनी प्लांट और गिलोय की बेल। क्या आपने कभी सोचा कि पौधे भी गति करते हैं? पौधे अपने आकार में बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाए कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण करता है। तो प्यारे बच्चों, तना जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है, उसे प्रो कहते हैं। और जड़ जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ, पृथ्वी जो उस पर बल लगाती है जड़ की तरफ, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देखो, एक बीज जब उसको बोते हैं हम, तो नीचे मूलांकुर निकलता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं इसको। और ऊपर प्रांकुर निकलता है, प्रांकुर से तना, पत्ती, फल फूल सारे बनते हैं, तो उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या बीज के अंदर भी गति होती है? हाँ, तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। कार्यपत्रक 2, प्रांगण का भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ पत्तियां इकट्ठी करें। आप देखते ही हैं कि कुछ पत्तियां जो पौधों से टूट गई वे सूख चुकी हैं। वे भूरे रंग की हैं। जो पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई हरे रंग की होती है। क्या आपने सोचा पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? तो प्यारे बच्चों, पौधों की पत्तियों में एक वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? खुद बनाते हैं भी। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। पौधे का भोजन क्या है? तो पौधे को भोजन बनाने के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। दिए गए ग्रिड में भोजन के घटकों और उत्पादों को ढूंढें। तो पहले में देखो, मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया हुआ है, सूर्य का प्रकाश अलग किया हुआ है, जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और खनिज लवण, ये ऊपर तक जाएगा। यहाँ पर खनिज लवण वाले में आप इसको कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, खनिज लवण ऊपर दिए हुए हैं, तो उसमें से हमें छांट कर लिखने थे, वो हमने कर दिया है। पौधों के विभिन्न घटकों और उनके स्रोतों का मिलान करें। तो खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? कहाँ होती है? हवा में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ? हवा के अंदर। और ऊर्जा सूर्य का प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है उसको पानी में हम लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये
ये ऑक्सीजन वाला यहाँ से हटा लेना, ये पानी के साथ कर देना, ठीक है। पानी में घुली होती है ऑक्सीजन। आप जो पत्तियां प्रांगण से लेकर आए उन्हें छूकर एहसास करने पर सूखी पत्ती का तापमान थोड़ा अधिक महसूस होता है, क्या सोचा ऐसा क्यों? उनमें जल की मात्रा नहीं होती सूखी पत्ती के अंदर। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ये काम कौन करती हैं प्यारे बच्चों? पत्तियां करती हैं। आप पौधे की पत्तियों पर एक लिफाफा या पॉलीथीन की थैली बांध कर देख लो, कुछ समय 1 घंटे के बाद देखोगे तो उसमें आपको पसीना सा नजर आएगा। वो पानी कहाँ से आएगा, पसीना कहाँ से आया? वो पौधों की पत्तियों ने वाष्प बन के उड़ाया, उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद में पाठ 8 शरीर में गति। स्कूल से घर जाते समय आपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखे। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं, गति करते हैं? जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इस कार्यपत्र को पूरा करें। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने पैरों का उपयोग करते हैं? तो 4। पक्षी कैसे गमन करते हैं? उड़कर या चलकर। पंखों से उड़ते हैं और पैरों से चलते हैं। क्या पानी में रहने वाले जानवर भी चलते हैं? हाँ, तैरते हैं। क्या आपने सांप को चलते हुए देखा है? सांप हाँ, रेंग कर चलता है। स्कूल से घर जाते समय आपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखें। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं, गति करते हैं? जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इस कार्यपत्र को पूरा करें। गाय पैर से चलती है, सांप पूरे शरीर से चलता है, कबूतर पंख से उड़ता है, मछली फिन। बच्चों, अपने शरीर का ध्यान से अवलोकन करो। बिल्कुल शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि सांस अंदर बाहर लेने से छाती भी ऊपर नीचे होती है। शरीर में होने वाली ऐसी 2 गतियां लिखिए। तो पलकों का झपकना, हृदय धड़कन, नाड़ी स्पंदन। बच्चों, चलना, टहलना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना व तैरना जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं, मिलान करो। तो खरगोश जो होता है फुदकता है, फुदकना आ जाएगा। सांप रेंगता है, रेंगना आ जाएगा। टिड्डा उड़ता है तो उड़ना आ जाएगा। मछली तैरती है तो तैरना आ जाएगा। इसके बाद में अध्याय 9 सजीव विशेषताएं और आवास। कार्यपत्र 1 प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाई जाने वाली 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है क्रमांक, वस्तु सजीव है या निर्जीव? क्रमांक, वस्तु सजीव है या निर्जीव? पेड़ क्या है? सजीव है। बच्चे क्या है? सजीव है। भैंस क्या है? सजीव है। पेन निर्जीव है। किताब निर्जीव है। मेज निर्जीव है। बादल निर्जीव है। मेंढक सजीव है। कबूतर सजीव है। तो कार्यपत्रक 2 प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले 2 सजीव और 2 निर्जीव के उदाहरण दो। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता ले सकते हैं। क्या सजीव वस्तुएं चलती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं सांस लेती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं, यानी उनको धूप का, सर्दी का, ठंड का एहसास होता है? तो हाँ। कार्यपत्रक 3 दिए गए नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ये बताएंगे इनमें से कौन से मरुस्थलीय, समुद्री, जंगली, पर्वतीय हैं? तो ऊंट मरुस्थलीय है, शेर जंगली है, हिरण जंगली है, मगरमच्छ समुद्री है, मछली समुद्री है, केकड़ा समुद्री है, योग पर्वतीय है, केक्टस नागफनी मरुस्थलीय है। कार्यपत्रक 4 अपने बड़ों के साथ चर्चा करें। ऊंट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है? तो प्यारे बच्चों, बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, उसकी टांगें लंबी होती है जिससे रेत की गर्मी से दूर रहता है, पसीना कम आता है और मल त्यागता है वो भी शुष्क त्यागता है। मछली पानी में क्यों तैरती है? मछली गलफड़ों से सांस लेती है, शरीर धारा रेखी होते हैं, सलक भी होते हैं। योग पहाड़ों पर ही क्यों मिलते हैं? तो इनके लंबे बाल, मोटी त्वचा होती है जिससे इनको सर्दी नहीं लगती। शेर तथा हिरण घास वाले मैदानों में ही क्यों पाए जाते हैं? तो मटमेला रंग इन्हें सूखे मैदानों में छिपने में सहायक है। आंखें सामने जिससे दूर तक दिखाई देता है, तेज भागते हैं। इसके बाद में है पाठ 10 गति और दूरियों का माप। कार्यपत्रक 1 तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो चित्र है उसमें छोटा सा पौधा है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा है। नीचे दिए चित्र में दिए गए ABC पौधे के तने की लंबाई को जड़ से बिंदु X तक मापकर नीचे लिखित स्थानों में भरें। तो पहला जो पौधा वो 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर का और तीसरा 3 मीटर का। ABC पौधों में किस पौधे की लंबाई सर्वाधिक है बाकी दोनों पौधों से? तो पौधे C की लंबाई अधिक है। पौधे ABC की लंबाई मापने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो हाथ का, पग का, स्केल का। तो यहाँ पर ये बड़े हैं तो इनका हम मापक फीते से मापेंगे।
कार्यपत्रक 2, दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ए में क्या है, एक चींटी जो है वो चल रही है तो अनियमित गति है। इसके बाद में बस और कार एक सड़क पर दौड़ रही हैं तो सररेखीय गति है। इसके बाद में पंखा घूम रहा है तो वर्तुल गति है, इसको आवर्ती गति भी कहते हैं। किस चित्र में गति एक सीधी रेखा में हो रही है तो चित्र बी में हो रही है। किस चित्र में गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है तो यहाँ पर पंखे के अंदर एक अक्ष हो गया, एक बिंदु हो गया, तो चित्र सी के अंदर ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद में प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, पाठ 11। तो पहले ऊपर पुस्तक, कांच का टुकड़ा, तेल लगा कागज, नाम लिखे हुए हैं। उपयुक्त दी गई वस्तुओं के नीचे हाथ रखकर देखें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। किस वस्तु से हाथ स्पष्ट नजर आता है तो कांच के टुकड़े से। किस वस्तु से हाथ बिल्कुल नजर नहीं आता तो पुस्तक से नहीं आएगा। किस वस्तु से हाथ धुंधला नजर आएगा तो तेल लगे कागज के नीचे लगाने से धुंधला नजर आएगा। कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 1 में दी गई वस्तुएं, ए कांच का स्लेब, बी तेल लगा कागज, सी कार्डबोर्ड के सामने प्रकाश का स्रोत रखने पर तीन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु की छाया बनेगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो अपारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं गुजर सकता, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, उसकी छाया बनेगी। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड अपारदर्शी है तो कार्डबोर्ड की बनेगी सी। कार्यपत्रक 3, दिए गए चित्र के अनुसार क्रियाकलाप करने पर दर्पण प्रकाश की राह बदल देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दर्पण क्या है, दर्पण से जैसे ही प्रकाश टॉर्च से आता है ऐसे आया और टकराकर इस बच्चे पर पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश की दिशा बदल रहा है। इधर से ऐसे आया, इसकी इधर कर दी, ठीक है, ऐसे कर दी, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो निम्न चित्रों में दर्शाई गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु दर्पण के सामने प्रकाश की राह को बदल देती है। तो मेज पर लगी सनमाइका चमकीली होती है तो बदल देगी, हाँ। धातु का चमकीला गोला ये भी बदल देगा, हाँ। कोयला नहीं। स्टील का चमकीला बर्तन बिल्कुल बदलेगा, हाँ। लाल कपड़ा नहीं। तो आगे है इसके बाद में पाठ 12, विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ में क्या है, कार्यपत्रक 1, सभी बच्चे अपने घर तथा आसपास की उन चीज़ों तथा उपकरणों की सूची तैयार करें जो बिजली विद्युत से चलते हैं। तो पंखा, कूलर, फ्रिज, मधानी, पानी की मोटर, बल्ब। यदि किसी दिन घर में विद्युत आपूर्ति नहीं हुआ, घर की बिजली खराब हो जाए तो इन उपकरणों को कैसे चलाओगे, अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखो। प्यारे बच्चों, इन्वर्टर या जनरेटर से आप चलाते हो अपने घर में अगर बिजली ना आए तो। कार्यपत्रक 2, अपने आसपास की कुछ चीज़ें, वस्तुएं इकट्ठी करके अपने अध्यापक की मदद से एक सेल बल्ब की तारों की सहायता से पता लगाओ कि कौन सी वस्तुएं बिजली प्रवाहित हो सकती है ताकि इन वस्तुओं में बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। इस परीक्षण का ध्यान से अवलोकन कर निम्नलिखित सारणी में दर्ज करो। लोहे की कील धातु की बनी है, बिजली गुजरती है, हाँ। चौक नहीं। तांबे का तार, हाँ। पेंसिल, हाँ, पेंसिल ग्रेफाइट की होती है तो बिजली गुजरती है, हाँ। लकड़ी की डंडी नहीं गुजरती, कागज में से नहीं गुजरती, प्लास्टिक के पेन में से नहीं। चम्मच में, हाँ, धातु की बनी होती है। कपड़ा नहीं, रबड़ नहीं। अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाओ जिन वस्तुओं में बिजली प्रवाहित हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सुचालक या चालक। जिन वस्तुओं में से बिजली प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, तो कुचालक या विद्युत रोधी। अपने साथियों के साथ चर्चा करके पता लगाएं कि घर में किस प्रकार से बिजली की बचत की जा सकती है। इस प्रकार के उपायों को कार्यपुस्तिका में लिखें। जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण को बंद रखें। एसी का प्रयोग न करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। कार्यपत्रक 3, अध्यापक की सहायता से पता लगाने की कोशिश करें। घरों में विद्युत कहाँ से आती है, तो बिजली घर से। सेल में विद्युत कैसे बनती है, तो रासायनिक पदार्थों से जो सेल में भरे होते हैं उससे बनती है। बिजली की तारों पर रबड़ क्यों चाहिए जाती है, क्योंकि यह विद्युत रोधी है, आघात से सुरक्षा करती है। विद्युत का कोई और विकल्प हो सकता है, हाँ, सौर ऊर्जा। आजकल हम सौर ऊर्जा को काम में लेने ज़्यादा। घर में विद्युत की खपत को कैसे कम किया जा सकता है, तो ऊपर उत्तर 3 में इसका उत्तर है, जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद रखें, एसी का प्रयोग न करें, यही यहाँ लिख देंगे। घर में बेकार वस्तुएं जैसे सेल, छोटे बल्ब, तार के टुकड़े, पाइप आदि में से टॉर्च, टेबल लैंप का मॉडल बनाकर विज्ञान की प्रदर्शनी में दिखाएं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से पदार्थ चुंबकीय और कौन से अचुंबकीय हैं। तो पहले क्रमांक वस्तु का नाम चुंबकीय और फिर अचुंबकीय लिखना है। तो कील चुंबकीय है, हाँ। स्केल नहीं। कॉपी या नोटबुक नहीं। चमड़ा भी नहीं है। सिक्का चुंबक से चिपकता है, हाँ। चम्मच चुंबक से चिपकेगी, हाँ। पेपर पिन, हाँ। और चाबी, हाँ। इसके बाद में
कार्यपत्रक 2, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर ये बताना है कि चुंबकीय कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं तथा कौन से प्रतिकर्षित। तो प्यारे बच्चों, चुंबकीय अगर समान ध्रुव पास आएंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे। तो पहले चित्र में क्या है, यहाँ पर समान ध्रुव पास आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण होगा, दूसरे में विपरीत है तो आकर्षण होगा, विजातीय ध्रुव लिखा हुआ है, तीसरे में फिर समान है तो प्रतिकर्षण होगा, और यहाँ फिर असमान है तो फिर आकर्षण होगा। तो इसका मतलब क्या है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कार्यपत्रक 3, नीचे दिए गए चित्र में कंपास दिखाई गई है। कंपास के पास अगर एक बार मैग्नेट लाई जाए तो कंपास की सुई हिलने लगेगी। हाँ, क्योंकि इसमें भी सुई चुंबकीय है और वो चुंबक है ही। अगर हाँ तो वे किस दिशा की तरफ इंगित करेगी, अगर उसके सामने हम यहाँ पर चुंबक लेके आए, ये इसका नॉर्थ है तो नॉर्थ लेके आए तो ये दूर भागेगी, अगर साउथ लेके आए तो इससे इसकी तरफ भागेगी। कार्यपत्रक 4, मोनू और सोनू चुंबक से खेल रहे, अचानक मोनू के हाथ से चुंबक छूटकर नीचे गिर जाती है। मोनू और सोनू उन दोनों चुंबकों को आपस में मिलाकर रख देते हैं। क्या इसमें चुंबक के चुंबकीय प्रभाव पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, चुंबक गिरने से चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। चुंबक को सुरक्षित भंडारण के 3 उपाय बताओ। तो असमान ध्रुव को पास रखना चाहिए, सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े व बीच में लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। आगे पाठ 14 जल। कार्यपत्र के प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर एक सप्ताह तक आपके घर में पानी नहीं आएगा? तो क्या आप निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे? खाना बना पाएंगे? नहीं। स्नान कर पाएंगे? नहीं। कपड़े धो पाएंगे? नहीं। बर्तन साफ कर पाएंगे? नहीं। कार्यपत्रक 2, आप एक दिन में कितना पानी प्रयोग करते हैं? तो अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पर रमेश लिखा, पीने के लिए 5 मग 5 लीटर, नहाने के लिए 1 बाल्टी 50 लीटर, शौचालय के लिए 1 बाल्टी 50 लीटर, अन्य कार्य के लिए 2 बाल्टी 100 लीटर। तो टोटल कितना पानी हो गया? कुल उपयोग किया गया जल 205 लीटर। तो इसी तरीके से अगर 5 आदमी घर में हैं तो कितना हो जाएगा? 1025 लीटर पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्यपत्रक 3, क्या आपके घर के आसपास कोई जल स्रोत है? यदि हाँ तो निशान लगाएं। तो नहर है, तो आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो नहर से आता है। कार्यपत्रक 4, तो प्यारे बच्चों कार्यपत्रक 4 जो है इसमें एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, एक समुद्र है, समुद्र से पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, तो यहाँ वाष्पीकरण की घटना हो रही है। और यहाँ पर बादल बन रहे हैं और बादल से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। तो इसमें यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वर्षा लिख देंगे, वर्षा। और यहाँ बादल किस प्रक्रम से बनते हैं? संघनन द्वारा बनते हैं। वाष्पीकरण से पानी ऊपर जाता है, यहाँ पर पौधों से पानी ऊपर उड़ रहा है तो इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पानी ऊपर जाकर ठंडा होता है और ठंडे होने से संघनन कहते हैं उसे, और बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद में है पाठ 15, हमारे चारों ओर वायु। कार्यपत्र के प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि पतंग आसमान में उड़ रही है? हाँ। पेड़ की पत्तियां खड़खड़ा रही है? हाँ। तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं? हाँ। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो कि बताए उपरोक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं। ये सभी वायु के कारण क्रिया होती हैं, तो इनमें वायु की उपस्थिति का पता चलता है। आप सभी ने यह जान लिया होगा कि उपरोक्त क्रियाकलाप में वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, यह बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु में निम्न अवयव होते हैं: जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल तथा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी अन्य गैसें होती है। कार्यपत्रक 2, अपने सहपाठियों अध्यापक की सहायता से निम्न गतिविधियों को कक्षा कक्ष में करें। अपना निष्कर्ष उपयुक्त स्थान पर लिखें। पहला है, 2 जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा कर रख दो। तो कांच का गिलास रखी मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वह मिलनी बंद हो जाएगी। गिलास उल्टा करके रख दिया तो जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक तो वो जलेगी, ऑक्सीजन खत्म होते ही बुझ जाएगी। बोतल को खुले मुख की तरफ से पानी में डुबो। सीधी उल्टी बोतल पानी से नहीं भरती, क्योंकि इसमें हवा है, हवा पानी को अंदर जाने नहीं देती। तिरछा करने पर वायु से बाहर निकलने की जगह मिल जाती है और पानी भरने लगता है। एक गिलास जो उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर के लिए रख दो, गिलास की बारिश तक गीली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हवा के अंदर जो जल वाष्प होते हैं वो गिलास की सतह से टकराते हैं और वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदें बन जाती है। एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है, तो कांच की तली में वायु के बुलबुले दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी में वायु घुली होती है। जब मिट्टी में एक ढेले पर पानी डाला जाता है तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि मिट्टी में भी वायु विद्यमान है। आगे है कार्यपत्रक 3, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ व गलत कथन को ठीक करके लिखो। गतिशील वायु को हवा कहते हैं, तो हवा नहीं पवन कहते हैं, गलत है।
ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ये जलाने में सहायक है, यहाँ जलाना आएगा। जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये भी सही, ये गलत है। जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन होती है। हमने देखा था अभी डेले के अंदर, मछली पानी में घुली ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती, तो बिल्कुल सही है। वायु जगह नहीं घेरती, तो गलत है, वायु जगह घेरती है। हमने बोतल में देखा था, बोतल में पानी नहीं भर रहा था, उल्टी रखने पर और उसको तिरछा करने पर हवा बाहर नहीं निकलती है और पानी भरने लगता है। आगे है अंतिम अध्याय, कचरा संग्रहण एवं निपटान। कार्यपत्रक 1, आपको एक हरा और एक नीला बॉक्स दिया गया है। आपको 10 कार्ड्स दिए गए हैं। हरे बॉक्स में भी चीज़ें डालनी है जो गल जाती है, और नीले बॉक्स में जो चीज़ें डालनी है जो गल नहीं सकती। केले के छिलके, कागज़, प्लास्टिक, पेंसिल का छिलका, रबड़, प्लास्टिक, पेन, टूटा हुआ कप, चॉकलेट का डिब्बा, पॉलीथीन। तो केले के छिलके हरे में डालूंगा, कागज़ हरे में डालूंगा, पेंसिल का छिलका हरे में डालूंगा। नीले में प्लास्टिक पेन, रबड़, टूटा कांच और पॉलीथीन डालूंगा, क्योंकि ये गलते नहीं हैं। कार्यपत्रक 2, प्यारे बच्चों, एक गमला लो, उसमें नीचे 2 इंच तक मिट्टी भर लें, उसमें कागज़, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक डालें, इससे ऊपर पुनः मिट्टी डाल दें, फिर 1 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 1 महीने के बाद उसमें परिवर्तन को नोट करें। कागज़ विगलित हो जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकटित हो जाते हैं। प्लास्टिक विगलित नहीं होते, वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। सब्जी के छिलके विगलित हो जाएंगे। अन्य पदार्थ भी अगर आपने कुछ डाला है तो वो देख सकते हो कैसा होता है। कार्यपत्रक 3, आज टीना का जन्मदिन है। टीना ने इस बार प्रण लिया कि अपना जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएगी। केवल उन वस्तुओं का उपयोग करेगी जो पर्यावरण में आसानी से निष्पादित हो जाती हैं, मतलब विगलित हो जाती हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से बताओ कि कौन सी निष्पादित हो जाएंगी या नहीं। जन्मदिन की प्लास्टिक की टोपी विगलित नहीं होगी, काटा मारो। केक, हाँ। प्लास्टिक रिबन नहीं होगा, तो इसको भी हमने काटा लगा दिया है। कार्यपत्रक 4, बताओ बच्चों, बताओ क्या आपने कभी केंचुए को देखा है? हाँ। यदि हाँ तो बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन में। केंचुए क्या खाते हैं? रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं। हमें जैविक कड़े को ज़मीन में क्यों दबाना चाहिए? विगलित हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसलिए दबाना चाहिए। केंचुए द्वारा कूड़े को खाद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और जो खाद बनती है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग खाद। तो इसी के साथ कक्षा 6 की जो उड़ान कार्य पुस्तिका है वो हमने एक ही वीडियो के अंदर हल कर ली है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।